अस्सलामुअलैकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम सेंटर स्टेज और मैं हूं मोहम्मद उमैर। नाजरीन, आगाज में बात करें और आपको बताएं कि पाकिस्तान की 16वीं कौमी असेंबली मार्ज वजूद में आ गई है और 9 मुंतखब अरकान असेंबली ने आज हल्फ उठा लिया है। 282 मेंबरान कौमी असेंबली ने आज रूल ऑफ मेंबर पर दस्तखत किए, जबकि स्पीकर कौमी असेंबली राजा परवेज अशरफ ने 9 मुंतखब अरकान से हल्फ लिया है। हल्फ बर्दारी के बाद आजाद अरकान ने बानी पीटीआई के मास्क पहनकर ऐवान में एहतजाज किया, जबकि पीटीआई के हिमायत याफ्ता अरकान ने स्पीकर नशिस्त पर खड़े होकर बानी पीटीआई के हक में शदीद नारेबाजी की। जबकि ऐवान से खिताब करते हुए पीटीआई की जानिब से वजीर आजम के ओहदे के लिए नामजद उम्मीदवार उमर अयूब का कहना था कि हमारे उम्मीदवारों की अदम मौजूदगी में यह ऐवान नामुकम्मल है। जबकि नाज़रीन, आपको बताते चलें कि रहनुमा पीटीआई बैरिस्टर गौहर का कहना था कि स्पीकर और डिप्टी स्पीकर का इलेक्शन इस वक्त तक नहीं होता जब तक असेंबली पूरी ना हो। इस वक्त यह हाउस नामुकम्मल है। जब तक हमारे रिजर्व उम्मीदवार नहीं आते यह कार्रवाई मुअख्खर होनी चाहिए। इस मौके पर उन्होंने क्या गुफ्तगू की, आइए जानते हैं। नॉन मुस्लिम, वो 10 नॉन मुस्लिम में से हमारे 3 सीट्स जो है वो प्रिजर्व्ड है। वुमेन की सीट में इस वक्त पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के बेक इंडिपेंडेंट कैंडिडेट्स के लिए 20 सीट्स रिजर्व है। इस वक्त ये हाउस इनकम्प्लीट है सीट्स फॉर नॉन मुस्लिम। तो नाज़रीन, दूसरी जानिब इजलास में साबिक वफाकी वजीर और रहनुमा नून लीग ख्वाजा आसिफ का कहना था कि सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल की जानिब से मखसूस नशिस्तों पर उम्मीदवारों की तरजीही फहरिस्त जमा नहीं करवाई गई। कवायद के तहत उम्मीदवारों की फहरिस्त शेड्यूल के तहत देना होती है। उनकी गुफ्तगू आप भी सुनिए। सुन्नी इत्तेहाद ने कोई सीट के लिए यहाँ पे कोई लिस्ट नहीं दी हुई, ना अप्लाई किया हुआ है। वो साहब यहाँ पे बैठे हुए हैं, जिन्होंने लिस्ट देनी थी उन्होंने कोई लिस्ट नहीं दी। तो नाजरीन, तकरीब हल्फ बर्दारी के बाद दूसरा मरहला असेंबली के नए स्पीकर और डिप्टी स्पीकर के चुनाव का होगा। स्पीकर और डिप्टी स्पीकर का इलेक्शन कल होगा, जबकि कौमी असेंबली के स्पीकर के लिए नून लीग पीपल्स पार्टी के नामजद उम्मीदवार सरदार अयाज सादिक और सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल के नामजद मलिक मोहम्मद आमिर डोगर के कागजात नामजदगी सेक्रेटरी कौमी असेंबली को जमा करवाए गए हैं। तो दूसरी जानिब कौमी असेंबली सेक्रेटेरिएट ने वजीर आजम के इंतखाब का शेड्यूल भी जारी कर दिया है, जिसके मुताबिक वजीर आजम का इंतखाब इतवार 3 मार्च को होगा। जबकि जमीयत उलमा इस्लाम के सरबरा मौलाना फजलुर रहमान का कहना था कि जमीयत उलमा इस्लाम स्पीकर, वजीर आजम और सदर के इलेक्शन का हिस्सा नहीं बनेगी और हम ऑपोजिशन में बैठेंगे। जबकि उनका यह भी कहना था कि यह असेंबली अपनी मुद्दत पूरी नहीं करेगी। आज रहनुमा मकबूल सदीकी ने कहा है कि ऐसी जमहूरियत जिसके सम्राट अवाम तक ना पहुंचे वो बेमायनी है। हम इससे ज्यादा सीटों की तवक्को कर रहे थे। मुतल्लिका फोरम्स पर धांधली पर एहतजाज करेंगे। उनका यह भी कहना था कि ओहदों का फैसला हो गया, एमकेएम ने कोई ओहदा नहीं मांगा, एमकेएम गवर्नरशिप और वजारतों के लिए नहीं आई है। जबकि नाज़रीन, दूसरी जानिब केपी असेंबली में सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल के बाबर सलीम सवाती स्पीकर, जबकि सुरैया बीबी डिप्टी स्पीकर केपी असेंबली मुंतखब हो गई हैं। बलोची असेंबली के 9 मुंतखब स्पीकर अब्दुल खालिक अचकजई और डिप्टी स्पीकर गजाला गोला ने भी अपने ओहदों का हल्फ उठा लिया है। नाज़रीन, बात की जाए तो बानी पीटीआई की जानिब से आईएमएफ को लिखे गए खत के मामले पर आज भी नून लीग और पीपल्स पार्टी के रहनुमाओं ने शदीद तनकीद की है। इस मौके पर मुस्लिम लीग नून के कायद नवाज शरीफ और वजारत उस्मा के नामजद उम्मीदवार शहबाज शरीफ ने बानी पीटीआई की जानिब से आईएमएफ को लिखे गए खत को मुल्क दुश्मन करार दिया है। जबकि नवाज शरीफ का कहना था कि आईएमएफ को खत लिखना मुल्क दुश्मनी के मुतरादिफ है, कोई सियासी जमात ऐसे खत नहीं लिख सकती। जबकि नाज़रीन, रहनुमा पीपल्स पार्टी शहरी रहमान का कहना था कि पीटीआई का खत रियासत पाकिस्तान और आईएमएफ मुआहिदे में रुकावट पैदा करने की नाकाम साजिश के अलावा कुछ नहीं है। तो नाज़रीन, पीटीआई के रहनुमा अली मोहम्मद खान ने तनकीद पर रद्द-ए-अमल देते हुए कहा है कि हम पाकिस्तान में किसी मुल्क, इदारे या किसी भी मुदाखलत के हक में नहीं है। बानी पीटीआई से आईएमएफ का मुआहिदा होते वक्त शफाफ इंतखाबात का वादा लिया गया था। आइंदा दिनों में मुल्की सियासत क्या रुख इख्तियार करेगी, ऐवान के अंदर और ऐवान से बाहर ऑपोजिशन जमातों की हिकमत अमली क्या होगी। तो नाज़रीन, ये भी बात करेंगे कि मखसूस नशिस्तों के हवाले से क्या पीटीआई के तहफ़्फ़ुज़ात दुरुस्त हैं, नौ मुंतखब हुकूमत के बड़े बड़े चैलेंजेस क्या होंगे और क्या वो मुल्क को माशी और सियासी बहरानों से निकाल पाएगी। क्या आईएमएफ को खत लिखने के मामले पर नून लीग और पीपल्स पार्टी के तहफ़्फ़ुज़ात दुरुस्त हैं? क्या पीटीआई ऐवान में मजबूत ऑपोजिशन के तौर पर हुकूमत पर दबाव बढ़ा पाएगी? इस हवाले से बात करेंगे आज के प्रोग्राम में इस ब्रेक के बाद।
वेलकम बैक नाज़रीन। ब्रेक के बाद अपने मेहमानों का तारुफ करवाते हैं। कैसर शेख साहब हमारे साथ तशरीफ रखते हैं जो कि रहनुमा मुस्लिम लीग नून हैं, और शाह अहद हैं जिनका ताल्लुक पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से है, और बैरिस्टर आमिर हसन जो कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के रहनुमा हैं। तो आगाज आपकी जानिब आऊंगा। कैसर शेख साहब, कौमी असम्बली मार्ज वजूद में आ गई, इजलास हो गया, लेकिन रविश वही पुरानी रही, तो किस इस सारी सूरत हाल को किस तरह से देखते हैं आप? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जी, जब तक ये हमारे पार्लिमानी सिस्टम है, मैंने तो देख रहा हूँ कि पिछले 8-10 साल से हम असम्बली में कोई कंक्रीट कोई ऐसी बात संजीदा तो करते नहीं। वहाँ आके एक दूसरे के साथ लड़ाई झगड़ा ही होता है और आवाज़ें हो रही हैं और मुख्तलिफ़ किस्म के मुर्दाबाद और जिंदाबाद है। तो असम्बली का ये मकसद तो नहीं था। तो मैं समझता हूँ कि किसी न किसी मरहले पे हम सबको मिल बैठ के इसका कोई ना कोई चार्टर ऑफ इकानमी और चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी, कोई नॉर्म्स बनने चाहिए चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी में कि किस तरह हमने इन इदारों को चलाना है। उसके बगैर तो फिर ये बेकार हो जाएगा, कोई इसका फ़ायदा नहीं रहेगा, लाहासिल चीज़ हो जाएगी। हम झगड़ते ही रहेंगे और टाइम अपना कोई संजीदा मसले का हल नहीं निकल सकेगा। ख़ास तौर पर अभी जो मसाइल चल रहे हैं इस वक्त, पाकिस्तान एक बड़ी मुश्किल सूरत हाल से गुजर रहा है और मैं ये समझता हूँ कि तमाम स्टेक होल्डर्स को, इसमें तमाम पार्टियां भी हो, एक मिनिमम एजेंडा बना जिसमें इस्टेब्लिशमेंट भी हो, अदलिया भी हो, ब्यूरोक्रेसी भी हो और तमाम पॉलिटिकल पार्टीज भी हों। एक मिनिमम एजेंडा, कॉमन एजेंडा बनाना पड़ेगा। इख्तलाफ हमारा मैनिफेस्टो पे या कोई पॉलिसीज पे बिल्कुल हो सकता है, हर किस्म की फॉरेन पॉलिसी पे, एजुकेशन पे, हमारे इकनॉमिक पॉलिसीज पे, लेकिन हमें कुछ ना कुछ कहीं ना कहीं तो ये बनाना, अगर मुल्क को आगे चलाना है। अदरवाइज तो आप देख रहे हैं कि 1990 में इंडिया की अगरचे आबादी 6 गुना थी तो वो 4 गुना पाकिस्तान से उसकी इकानमी थी। आज इंडिया की इकानमी 13 गुना हो गई है। हमारी कुल कौमी आमदनी 370-80 अरब डॉलर है और इंडिया की इस वक्त कौमी आमदनी 5000 अरब डॉलर से बढ़ गई है। बांग्लादेश का भी इसी सूरत हाल है। हमारे ही रीजन में, हमारे ही इलाके में चाइना और इंडिया और बांग्लादेश ये तरक्की कर रहा है। दुनिया की सबसे ज्यादा तरक्की इस रीजन में हो रही है सिवाय पाकिस्तान के। तो शेख साहब, अब आपकी हुकूमत बनने जा रही है, असम्बलियां तो बन चुकी, 3 मार्च को वजीर आजम का इंतखाब भी हो जाएगा, तो प्लान क्या है? ये माशी गर्दाब से किस तरह मुल्क को निकालना है? मैं समझता हूँ सबसे पहले तो हमें एक दूसरे के साथ तावन करना है। जैसे मैंने कहा कि ठीक है, इख्तलाफात होंगे, देखिए इलेक्शन हो गए, कोई एक इलेक्शन भी आज तक तो माना नहीं गया। जितने भी इलेक्शन हुए, किसी ने, जो पार्टी हार गई उसने कहा कि इलेक्शन में धांधली हुई है, और कोई है भी, मसाइल भी है। ये नहीं कि बिल्कुल फेयर इलेक्शन होते हैं, इलेक्शनों में प्रॉब्लम भी होते हैं, लेकिन उसका एक फोरम भी होता है। उस फोरम में हम जाते भी रहे हैं। 2013 का इलेक्शन था और कहते थे जी 35 पंक्चर हो गए। फिर 2018 का इलेक्शन है तो वो हमने कहा नहीं जी इलेक्शन ठीक नहीं हुए। अब 2024 का इलेक्शन है तो जो पीटीआई के सपोर्टेड कैंडिडेट्स हैं वो कहते हैं कि हमारी ज़्यादा सीट्स थी और आपने हमारी सीटों को हथिया लिया है। तो बात ये है कि हमें कोई ऐसा असूल बनाने पड़ेंगे और इलेक्शन के तरीकाकार बनाना पड़ेगा जिसको सब माने। इंडिया में मैं देखता हूँ कि इतने इलेक्शन होते हैं, हारने वाला बड़ी खुशी से अपनी शिकस्त को तस्लीम करता है। तो हमें तमाम स्टेक होल्डर, कम से कम हम हैं तो सब पाकिस्तान के लोग हैं, मुहब्बे वतन लोग हैं। तमाम पार्टियां पाकिस्तान की तरक्की चाहती हैं, इसमें तो कोई दो राय नहीं है ना। तो जब तक हम मिल के बैठ के, कोई ना कोई गलतियां भी हुई होंगी, लेकिन और मुझे बता दीजिए या हल क्या है या क्या है। या हल ये है कि चाइना में एक सिस्टम है, क्योंकि तरक्की जो हो रही है वो तो चाइना में और इंडिया में हो रही है। इस वक्त दुनिया की फास्टेस्ट तरक्की हो रही है। चाइना में क्या है कि उनकी पूरी उनकी वन पार्टी सिस्टम है, उनकी स्टैब्लिशमेंट सारा मुल्क चलाती है। मैं पहली बार 1972 में चाइना गया, ना उनके पाँव में जूती थी, ना उनके पास कपड़ा था, एक गाड़ी नहीं थी। और आज देखिए कि दुनिया की 2nd लार्जेस्ट इकानमी हो गई है और परचेजिंग पावर पैरिटी में बहुत ज्यादा उसने देखें 60 करोड़ लोग। चाइना में तो जमहूरियत नहीं है ना, जमहूरियत ही अगर सिर्फ तरक्की की वजह होती तो मुझे बताइए कि मैंने तो खुद उस मुल्क को 60-70 बार में बिजनेस पे गया वहाँ और मैंने उनकी तरक्की को खुद अपनी आंखों से देखा है। 60 करोड़ लोग गुर्बत की लकीर से नीचे थे, जो गुर्बत से निकल गए हैं। और वो बड़ी फख्र से कहते हैं कि इस वक्त एब्सोल्यूट पॉवर्टी में, यानी इंतहाई गरीब कोई भी नहीं है, एक बंदा भी नहीं है चाइना में।
तो तरक्की तो देखिए, हम असल क्या सिर्फ यही चाहते हैं कि आपस में इख्तलाफ ही करते रहें, या डेमोक्रेसी पे ही बात करते रहें, या लोगों की खुशहाली, लोगों की बेरोजगारी का खात्मा, और हम ये देखें कि तालीम का फ़रोग, हम क्या चाहते हैं, हमारे टारगेट होने चाहिए ना। अगर मिनिमम एजेंडा हम नहीं बना सकेंगे ना, तो मुझे नहीं लगता कि ये सिस्टम ज़्यादातर आगे चल ही सकेगा। कोई पार्टी भी इसमें, सब पार्टियां नुकसान में रहेंगी। और अब देखिए, इस वक्त इस्टेब्लिशमेंट ने आगे बढ़ के वो फैसिलिटेशन में शामिल हो रहे हैं। आप हमारे जनरल साहब आसिम मुनीर साहब, उन्होंने खुद ये पेश किया है कि आइए फैसिलिटेशन किस तरह करें, हमारी इंडस्ट्री किस तरह फ़रोग हो, हमारा वन विंडो सिस्टम किस तरह बने। और मैं समझता हूँ कि हम लैकिंग कर रहे हैं ना, हमें आगे बढ़ना चाहिए था, प्राइवेट सेक्टर को और हम पॉलिटिशियंस को। तो मैं तो पॉलिटिक्स में इसीलिए आया था कि ये देखूं, क्योंकि हमारा बिजनेस कम्युनिटी से तल्लक है, कोई कभी हमारे यहाँ पॉलिटिक्स में आते नहीं थे। तो मैं 7वां कंसेक्यूटिव इलेक्शन है, सोच थी, तड़प थी, ख्वाहिश थी, देखते हुए इन मुल्कों को। कोरिया मैंने देखा, कोरिया ने पाकिस्तान से प्लानिंग ली। डॉक्टर महबूब हक साहब, जो हमारा 3rd 5 ईयर प्लान कामयाब हुआ, तो 65 और 70 के दरमियान तो उन्होंने अपने इकोनॉमिस्ट भेजे, जो नए नए उनके शेख साहब, हमारी तो कोशिश यही थी कि इकट्ठे बैठे और एक ही स्टूडियो में आज दोनों जमातों के नुमाइंदों को बिठा भी दिया है। बाकी सियासतदान खुद से क्यों नहीं बैठते? और आहद शाह साहब, आपकी जानिब आऊंगा, आपसे ये जानना चाहूंगा कि जिस तरह कैसर शेख साहब बात कर रहे थे, क्या मुल्की मसाइल को हल करना जरूरी है, आपसे इख्तलाफात को भुलाना चाहिए? अवान की सारी कार्रवाई आपने भी देखी, जो जुमले कसे गए, नारेबाजी की गई, क्या ये सब जरूरी है या मुल्की मसाइल हल करना जरूरी है यहाँ पर? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जी, मुल्क के मसाइल ऐवान में तभी हल होंगे कि जब ऐवान को अवाम का एतमाद हासिल होगा। जिस ऐवान को अवाम का एतमाद ही हासिल ना हो, तो फिर वो ऐवान नहीं होता, फिर वो मछली बाज़ार होता है। जिस तरह आज आपने देखा, क्योंकि वहाँ पे जो लोग नुमाइंदगी कर रहे थे, तो वो असल में नुमाइंदे थे ही नहीं, वो एक जाली मैंडेट के साथ आए हुए थे। तो पाकिस्तान की अवाम या पाकिस्तान की यूथ कभी ये नहीं चाहेगी कि उनकी नुमाइंदगी ऐसे लोग करें जो एक धांधली ज़दा इलेक्शन से आए हों, वो अवाम का उनका वोट चोरी करके आए हों। देखें, जब भी आप बात करते हैं जमहूरियत की, ऐवान की, तो आप उसकी बुनियाद की बात करें। उसकी बुनियाद जो है वो इलेक्शन है। ये मेरे साथ बैठे हुए हैं, इन्होंने ये मुझसे ज़्यादा बेहतर समझते होंगे, इन्होंने दुनिया बहुत देखी होगी। मगर देखिए, हमारे मुल्क में कोई भी ऐसा इलेक्शन नहीं हुआ जिसको हम फ्री एंड फेयर बोल सकें। इसकी मिसाल इस तरह है, देखें, कोई भी अगर आप बहुत ही अच्छी कोई बिल्डिंग बनाना चाहें, तो उसकी बुनियाद आपको मजबूत बनानी पड़ती है। तो हमारे बदकिस्मती से हमारा जो ये निज़ाम है, हमारा जो इलेक्टोरल सिस्टम है, ये हर दफ़ा इसमें कभी पंचर लग जाते हैं, कभी ये चोरी हो जाता है। आपकी ये मीडिया पे ये चीज़ें रिकॉर्ड हैं, आप देख लें कि इससे पहले लोगों ने पेशन गोइयाँ की भी हैं कि बैलेट पेपर पे बैड नहीं होगा, इमरान खान नहीं होगा। तो आया इन लोगों को ख्वाब में इनको कोई ख्वाब आए हुए थे कि इस तरह की बातें कर रहे थे? तो देखिए, हमें इन मसलों की बुनियाद में जाना चाहिए, ठीक है, कि ये वजह क्या है, ये कौन लोग हैं, ये क्यों हो रहा है इस मुल्क में। अगर हम ऊपर से इस तरह का इलेक्शन करके आके अवान में हम बैठें कि चलो अभी बस हो जाते हैं, भाई भाई हो जाते हैं मुल्क के लिए, तो ये हम मुल्क के लिए नहीं होंगे, ये हम अपनी ज़ाती मकासद के लिए होंगे। तो जब तक इस मसले को ठीक नहीं किया जाता, जब तक ऐसा इलेक्शन इस मुल्क में नहीं होता जो फ्री एंड फेयर हो, जिसमें सबको एक जैसा लेवल प्लेइंग फील्ड दिया जाए, तो तब जाके ये बातें हम आगे कर सकते हैं। जब तक ऐसा इलेक्शन ही ना हो, अवाम के मैंडेट का एहतराम ही ना किया जाए। देखें, अगर हम आए हैं, मैं आया हूँ खुद नौशहरा से, हमने जिस तरह इलेक्शन किया है, जिस तरह कॉन्टेस्ट किया है, जिस तरह हमने फॉर्म 47 लिया है, तो वो अल्लाह को मालूम है, हमारी जो हमारे पार्टी के वर्कर्स हैं, और हमें मालूम है। तो जब तक इन चीज़ों पे बात नहीं होती, ये चीज़ें ठीक नहीं होती, तो अगर हम बहुत ही बात कर लें, बहुत ही कॉस्मेटिक सर्जिस कर लें इस जमहूरियत की, इस निज़ाम की, तो उसका हमें कोई फ्रूट नहीं मिलना, कोई समर नहीं मिलना। वो जस्ट एक बात ही रह जाएगी, अफसाने ही रह जाएंगे, बात ही रह जाएगी। बिल्कुल। बैरिस्टर आमिर साहब, आप क्या राय रखते हैं? इजलास देखा, नारेबाजी देखी, शोर शराबा देखा, पीपल्स पार्टी का किरदार क्या होगा? मुफाहमत कितनी जरूरी है अब सब जमातों में? देखिए, पीपल्स पार्टी का किरदार तो ये छठी दहाई है, और पीपल्स पार्टी तो वाहिद पॉलिटिकल फोर्स के तौर पे, जमहूरी कुव्वत के तौर पे, और एक पार्लिमानी कुव्वत के तौर पे उभरती है।
देखिए यहाँ पे कह देना कि इलेक्शन रिग होते हैं, कोई किसी का एतमाद नहीं होता, बिल्कुल एतमाद तो किसी का नहीं होता, लेकिन असल बात ये होती है कि सबसे ज्यादा रिगिंग किसके खिलाफ हुई है। आज ये 2018 के जो फायदा जिन्होंने लिया था उस निज़ाम से, और प्रोजेक्ट आई के 2018 जब लॉन्च हुआ था, तो आज वो कह रहे हैं कि आज नहीं है, और अगर कोई आज फैसिलिटेशन में है तो वो कह रहा है उस दिन ठीक नहीं थे। मैं समझता हूँ कि पाकिस्तान के अंदर पीपल्स पार्टी ने सीरियसली इंतखाबात की दुरुस्तगी के लिए काम किया है। हमने एक जद्दोजहद की, 88-90 के इलेक्शन रिग हुए, सुप्रीम कोर्ट ने असर खान केस में कहा, उसके बाद हमने एक तवील जद्दोजहद की, फॉर्म 45 फॉर्म ये जिस पे आज सारा इलेक्शन आपका टिका है, शोर मचता है, ये पीपल्स पार्टी लेके आई। उसके बाद हमने अबूरी हुकूमतें लाए, पिछले असेंबली में भी हम कहते रहे कि आइए इलेक्शन को बेहतर करने के लिए कोई इकदाम करे, लेकिन उस वक्त पीटीआई छोड़ के चली गई। तो हम समझते हैं कि महज बातें करने से नहीं, अगर तो आप रिगिंग इसे कहते हैं कि मैं नहीं जीता तो फिर रिगिंग है, तो ये तो कोई असूली मौकफ नहीं है। लेकिन अगर आप वाकई मुनसिफाना इलेक्शन चाहते हैं तो फिर आपको अपना जमहूरी माइंडसेट करना पड़ेगा, फिर उसके लिए आपको वाकईतन एक सियासी जमात का रोल अदा करना पड़ेगा, आपको वाकई हकीकी तौर पे पार्लिमान को सुप्रीम समझना पड़ेगा। देखिए आज लड़ाई किसी की ये नहीं है कि एस्टेब्लिशमेंट इसमें हिस्सा क्यों लेती है या किसी की फैसिलिटेटर क्यों बनती है, असल में तो लड़ाई ये है कि मेरी क्यों नहीं बनती। कल तक जो बाजवा की गोद में सवार था उसे आज ये है कि मुझे गोद से उतार क्यों दिया है, और इसका बहरा वो इजहार भी कर रहे हैं कि भाई अगर वो फैज हमीद रहता तो मेरी हुकूमत को कभी ना टूटती, क्यों तुम लोगों को नहीं बुला रहे, क्यों मेरे हुकूमत तोड़वा रहे हो, क्यों दोबारा से लोग इकट्ठे करके इत्तेहादी इकट्ठे करके मुझे नहीं देते, और आज क्यों नहीं देते। तो मैं समझता हूँ अगर तो वाकई आपका मकसद जमहूरियत है, आइन है, तो फिर खुदारा अपनी ईगो से बाहर निकले। नफरत हल क्या है आपकी नजर में आमिर साहब, क्या समझते हैं हल है क्या? हल जी गुफ्तो शनीद, पार्लियामेंट को एहतराम देना। हम एक चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी कर चुके हैं, बहुत से ज्यादा मामला तो उसके अंदर है, एक नया चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी किया जा सकता है, पार्लियामेंट में बैठना पड़ेगा। देखिए ये जो आजकल हमारे दोस्त हैं साबका पीटीआई और आजकल पनाह गजीन है, ये सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल के खैमे में इन्होंने पनाह ली हुई है, तो इनसे जरा पूछें कि अगर तो आप रास्ता रोकना चाहते थे इस हुकूमत का, जिसे कि आप कहते हैं गलत आई है, तो आपने कौन सा सियासी कदम उठाया है? आप अपनी हुकूमत बनाने के लिए कौन सी सियासी कुव्वत को मिले हैं? सबको पता है इन नंबर्स के अंदर दो जमातों ने मिलके हुकूमत बनानी थी, आपने तो कोई राब्ता नहीं किया, आपने तो कोई पॉलिटिकल गुफ्तो शनीद और डायलॉग का दरवाजा नहीं खोला। जब आप किसी को तस्लीम नहीं करते सियासी कुव्वत, तो आपको कोई नहीं करेगा। इसलिए आगे बढ़े, आइए चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी आप भी साइन करें, पार्लियामेंट को इसका मरकज बनाएं, मिसाके जमहूरियत, मिसाके मईशत अवाम के लिए। इस वक्त मैं ये हो गया, मेरे केसेस हो गए, मुझे अंदर कर दिया, मुझे छोड़ दिया, फलाना डाकू है, चोर है, ये अब तमाशा नहीं लगेगा। लोगों के मसाइल बड़े सीरियस हैं, उसके ऊपर तमाम जमातें मिनिमम कॉमन एजेंडे के ऊपर, जो कि अवाम के हकूक, मुआशी हकूक के लिए हो और जमहूरियत के पनपने के लिए हो, उस पर बिल्कुल एग्रीमेंट हो सकता है। लेकिन अगर आप असेंबली के अंदर एक पॉलिटिकल एक्टिविस्ट का नहीं, ज़ॉम्बिस का रोल अदा करना चाहते हैं और किसी एक फर्द के लिए आप ईगो में गिरफ्तार रहेंगे, तो फिर आप ना जमहूरियत की खिदमत करेंगे, ना आइन की और ना आवाम। और मुल्क में बिल्कुल इस वक्त जमहूरियत और सियासी इस्तेहकाम और माशी इस्तेहकाम की जरूरत है। नई हुकूमत बनने जा रही है, हुकूमत के मसाइल क्या होंगे ये डिस्कस करेंगे इस ब्रेक के बाद। वेलकम बैक नाज़रीन। ब्रेक से पहले बात हो रही थी कि सियासी इस्तेहकाम इस मुल्क के लिए कितना ज़रूरी है, जो मुल्क को नए चैलेंजेस दरपेश हैं उनसे निकालना कितना ज़रूरी है। कैसर शेख साहब, आपकी जानिब आऊँगा। जिस तरह आप बात कर रहे थे कि सियासी इस्तेहकाम और ग्रैंड डायलॉग की बहुत बड़ी ज़रूरत है इस वक्त मुल्क को और तमाम तर सियासी जमातों को, और दूसरी जानिब इलेक्शन कमीशन में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी MKM और आपकी जमात पहुंची है, और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो मखसूस नशिस्तों के तहफ़्फ़ुज़ात थे उनको लेकर आप क्या समझते हैं कि यहाँ पर जिस जमात की जो सीटें बनती हैं उनको देना कितना जरूरी है, और जमहूरी किरदार अदा करना इस वक्त सारी सियासी जमातों के लिए कितना जरूरी है? देखिए, मैं थोड़ा सा दोबारा उस टॉपिक पे जाऊंगा। यानी 1947 में पाकिस्तान आज़ाद हुआ, इंडिया और पाकिस्तान दो मुल्क बने। जितना भी कल्चर इलाका था ना, ज़्यादा एजुकेशन उन इलाकों में थी जो इंडिया के हिस्से में आए, ज़्यादा इंडस्ट्री उन इलाकों में थी जो इंडिया के हिस्से में आए,
पाकिस्तान कम इंडस्ट्री और कम एजुकेशन थी, लेकिन अप टू 1990 हमने करके दिखाया दुनिया को। पाकिस्तान इंडिया से बहुत ज़्यादा तरक्की कर रहा था। इंडिया की तरक्की को IMF हिंदू रेट ऑफ ग्रोथ कहता था, मुझे अच्छी तरह याद है। और मनमोहन सिंह हमारे डॉक्टर महबूब हक साहब से पूछते थे कि पाकिस्तान आगे बढ़े, क्योंकि उनके आपस में तल्लुकात थे, मिल के पढ़े थे। और मेरे डॉक्टर साहब से बहुत करीबी तल्लुकात, मुझे उन्होंने बताया कि मनमोहन सिंह पूछते हैं कि पाकिस्तान आगे बढ़ रहा है, हमें कोई बताओ तो सही क्या गुर है, क्या आपके पास आइडिया है। इसी तरह कोरिया ने अपने, मैंने पहले जिक्र किया कि, तो बात यह है कि 90 तक तो हम ठीक थे। 90 के बाद ये क्या हुआ, ये जो सिस्टम में जैसे जैसे फौजी हुकूमतें भी आई, सिविलियन हुकूमतें भी आई, हमने आपस में इख्तलाफ इतने ज़्यादा बढ़ा लिए, हम तो निकले ही नहीं ना। एक तो बॉर्डर्स में अफगानिस्तान में जो सूरत हाल रही, एक रशिया का NVN हुआ और फिर हम भी इन्वॉल्व हो गए उसमें, तो ये तमाम मामला से अभी मकसद मेरे कहने का ये है कि अगर ये हालात रहे ना, तो ये मैं नहीं देख रहा कि ये सिस्टम जारी रहेगा। मैं इस पार्लियामेंट सिस्टम को देख ही नहीं रहा, मैं देख रहा हूँ कि इतने अरसे से ये क्या रहा है। अगर हम मिलकर रह नहीं सकते, अगर तो शेख साहब जिस तरह आप तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार तो कर रहे हैं कि मुझे नहीं लगता कि इस तरह से होगा, तो आप क्या समझते हैं जो सीटें बनती हैं PTI की उनको देनी चाहिए? देखिए, मैं कौन हूं देने वाला, तो आपके इलेक्शन कमीशन, आपकी अदालतें, सर पार्टी तो आपकी भी इलेक्शन कमीशन पहुंची है ना सीटों के लिए, मखसूस नशिस्तों के लिए। हाँ, तो लेकिन ये तो कभी किसी पार्टी, ये तो हमारे यहाँ तो आज से पहली बार तो नहीं, ये तो 2018 का इलेक्शन तो चलो PTI मानती है ना, वो तो खुद कहते थे कि एक पेज पे है इस्टेब्लिशमेंट के साथ एक पेज, बार बार फखर से, लेकिन मखसूस नशिस्तों का कोई मसला नहीं क्या हुआ कि नो था। कॉन्फिडेंस आ गया उनके, नहीं तो उसके बाद क्या हुआ कि नो कॉन्फिडेंस आया, तो उसके बाद 155 सीटें उनकी थी, 155। आज तो ये कह रहे हैं ना कि हमें सीटें दें, 155 सीटों ने रिजाइन कर दिया कि हम नहीं रहते, हमारा रिजाइन है। फिर पंजाब में हुकूमत थी, वो पंजाब की हुकूमत छोड़ दी कि हमने नहीं, लेकिन PTI अब असेंबली में बैठना भी तो चाह रही है। नहीं करनी, पहले ये तो तय कर लें, पहले ये तो तय हो जाए कि अगर तो करनी है तो अभी इलेक्शन भी लड़ते हैं दोबारा। इमरान खान साहब कोई 15-20 सीटों पे इलेक्शन हुए, खुद खड़े हो गए। अब मुझे बताइए जमहूरियत की क्या हम चाह क्या रहे हैं? पर हम मुल्क को तबाह करना चाह रहे हैं। 2014 में चाइना के सदर आ रहे थे, ठीक है, उस वक्त आगे आपका कैसे शेख साहब? अच्छा साहब, आप क्या राय रखते हैं, किस तरह से लाहे अमल अपनाएंगे, अपनी सीटें किस तरह से वापस लेंगे? जी, हमारा लाहे अमल एग्रेसिव होगा थ्रू आउट। पहले तो ये जो वेंटिलेटर की जो ऐवान है, ठीक है, इसमें भी, और देखें जो किस तरह का एग्रेसिव लाहे अमल होगा, शाह साहब थोड़ी सी रोशनी डालिएगा। एग्रेसिव ये होगा कि जो आज आपने देख लिए, ठीक है, मतलब आपका लाहे अमल इसी तरह टफ टाइम देने का आपका मूड है। और दूसरा ये भी जानना चाहूंगा, जिस तरह मौलाना साहब के साथ आपकी हिकमत अमली क्या होगी आने वाले दिनों में, किस तरह से ऑपोजिशन को लेकर चलेंगे? वो जी जो हमारे हैं, जो हमारे नए चेयरमैन साहब हैं, ये वो करेंगे डिसाइड। ठीक है, और जो सूरत हाल है इत्तेहादियों की, असेंबली कितनी देर, एक तरफ तो मौलाना साहब ने भी ये तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार किया था कि ये जो असेंबली है 5 साल पूरे नहीं करेगी, तो आपको क्या लगता है इस हवाले से? ये तो जी देखें, ये तो देखिए, ये पाकिस्तान का एक वाहिद ऐसा ऐवान है जिसमें ना पीपल्स पार्टी वो ले रही है, मेजर रोल ले रही है हुकूमत में। जमात इस्लामी एक वाहिद, उन्होंने एक ऐसी मिसाल कायम की है पाकिस्तान में, उन्होंने खुद अपनी सीट छोड़ी है कि भाई ये हमारा मैंडेट नहीं है, ठीक है। देखें, जमात इस्लामी भी पाकिस्तान में एक जमात है, एक पार्टी है। जब वो कोई पार्टी ऐसी नहीं करती कि पाकिस्तान की तारीख में आप देख लें कि जो खुद कहती कि भाई ये सीट मैंने नहीं जीती। कितने आपके सीनियर पॉलिटिशियंस हैं वो कह रहे हैं कि भाई ये जो है, ये जो हुआ है, ठीक है, इस इलेक्शन में, तो जब इस तरह का इलेक्शन होगा, इस तरह का ऐवान होगा, तो उसमें आप क्या करते हैं, क्या आप उम्मीद रखते हैं आगे बढ़ने की, बात करने की, जब उसकी बुनियादें ठीक ना हो, जब उसकी सोच ही ठीक ना हो, जब उसमें खामखा की मुदाखलत की गई हो, जब उसमें ट्रिमिंग की गई हो। तो अगर आप माजी देख लें, हाल देख लें, तो मुझे मुस्तकबिल भी इसी तरह का नज़र आ रहा है। जब तक ये खुद अपने गिरवानों में नहीं देखते, ये सारी सियासी जमातें, मैं किसी एक की बात नहीं कर रहा, मैं सब की बात कर रहा हूँ, ठीक है, जो हमारे साथ अपोजिशन में, जो गवर्नमेंट में, पहले ये खुद अपने गिरवानों में देखें कि ये हम क्या करने जा रहे हैं, या हम इस मुल्क के साथ क्या करने जा रहे हैं, हमने इस मुल्क की जमहूरियत के साथ क्या किया है। मैं कहता हूँ कत्ल से बड़ा जो गुनाह है वो जमहूरियत का जो उन्होंने रास्ता रोका है, ठीक है, ये कत्ल से बड़ा गुनाह है इस मुल्क में।
ठीक है, तो बैरिस्टर आमिर साहब, आप क्या इस सब पे राय रखते हैं? जो कुछ आज हुआ असेंबली में, नारेबाजी हुई, जुमले कसे गए आपने देखे, इस सूरत हाल में एक तो टफ टाइम कितना होगा इत्तेहादी हुकूमत के लिए, और क्या आपको ये असेंबली मुद्दत पूरी करती नजर आती है? देखिए, असेंबलियों के अंदर एक दूसरे के ऊपर फिक्रे कसे जाते हैं। अगर पार्लिमानी और मुहज़्ज़ब अंदाज हो की जानी चाहिए। हम अपने स्टडीज के दौरान शौक से जाके हर बुध को प्राइम मिनिस्टर की और लीडर ऑफ द ऑपोजिशन की वहां पे बहस सुना करते थे, जो क्वेश्चन आ रहा होता था प्राइम मिनिस्टर के लिए यूके में, लंदन में। तो मैं समझता हूँ इसमें तो कोई मज़ाहिरा नहीं है कि आपकी बहस ना हो, लेकिन बहस का अंदाज तहजीब के दायरे के अंदर होना चाहिए। लेकिन ये लोग अपने घर से सीख के आते हैं, अपनी नस्लों से सीख के आते हैं। अगर जिसके पास तहजीब होगी उसका मुजाहरा करेगा, और जिसके पास तहजीब नहीं होगी वो सिवाय बद तहजीबी के क्या करेगा। तो मैं समझता हूँ कि पार्लियामान को अपनी मुद्दत पूरी करनी चाहिए। यही जमहूरियत का बुनियादी फलसफा होता है, कोई भी पार्लियामेंट हो। आपको याद होगा कि हम वजीर आजम होते थे और हमें हरा दिया जाता। तो बैरिस्टर साहब, आपको क्या लगता है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो तहफ्फुज़ात हैं वो दुरुस्त हैं? देखिए, दुरुस्त या गलत नहीं, तहफ्फुज़ात सबके हैं अपनी जगह पे। किसके तहफ्फुज़ात नहीं? पिछली दफा कराची में इन्हें सीटें खैरात में मिल गई थी, इस दफा एक और जमात को मिल गई हैं। तो मैं मखसूस नशिस्तों के हवाले से जानना चाह रहा हूँ। आमिर साहब, आपको क्या लगता है कि तहरीक इंसाफ के मखसूस सीट्स का तो देखिए, अब लीगली तो देखें तो इसकी कोई एग्जांपल ना तो पहले से मौजूद है। अब ये इलेक्शन कमीशन के पास है, सब जुडिस है मामला, तो उन्होंने अपनी रिजर्व कर लिया है जजमेंट को। तो मैं समझता हूँ कि जो बेहतर हो, और किसी भी सियासी मामले का फैसला कभी अदालतों से नहीं होता उमैर साहब, वो हमेशा पॉलिटिकल पार्टीज को खुद से करना पड़ता है। अभी मेरे दोस्त कह रहे थे कि तमाम सियासी जमातों को अपने गिरेबान में झांकना चाहिए, तो क्या ये मशवरा उनका पीटीआई के लिए भी है कि वो भी अपने गिरेबान में झांके, वो भी सच बोले कि कल तक जनरल बाजवा के कंधे पे बैठना, फैज हमीद के जरिए फैशिज्म फैलाना, पाकिस्तान के इलेक्शन को चोरी करना, पाकिस्तान के अंदर सियासी क़यादत को, वो तो कहते हैं हम सीख चुके हैं पुरानी बातों से। सीखे नहीं, करें ना, ऐलान करें, माफी मांगे, आगे बढ़े। देखिए ना, आज ये चल के चले गए। सबसे ज्यादा ये तनकीद मौलाना फजल रहमान साहब पे करते थे। डीजल एक घटिया तरीके से ये इनके चेयरमैन गुफ्तगू करते थे, कभी किसी पॉलिटिकल पार्टी ने नहीं की है। अब इन्होंने इंजन डीजल खुद रखवा लिया है, और अब डीजल लेने मौलाना साहब के पास पहुंच जाते हैं कि अब हमें स्टार्ट आप करें, आपके डीजल के बगैर हम स्टार्ट नहीं हो सकते। तो मैं समझता हूँ कि पहले तो खुद अपने गिरेबान में झांके और ये सोचें कि क्या आप दूसरी पॉलिटिकल फोर्सेस को एक्सेप्ट करते हैं। अगर करते हैं तो कौन सा एजेंडा है जिस पे इकट्ठा हुआ जा सकता है। आइए एक मिनिमम एजेंडे पे इकट्ठे हों, पाकिस्तान के अवाम के हकूक के लिए इकट्ठे हों। मैं समझता हूं कि जब तक आप ये अपना फैशिज्म रखेंगे माइंड के अंदर, तो उस वक्त तक बेहतर नहीं हो सकता। अभी भी क्या सारे पीटीआई के लोग क्या आके आमिर साहब बिल्कुल बजा फरमा रहे हैं, बेहतरी की जरूरत है, पर मेरा सवाल अभी भी अपनी जगह पर है। क्या पीटीआई के जो तहफ्फुज़ात हैं वो दुरुस्त हैं अपनी सीटों को लेकर मखसूस? नहीं, मेरा नहीं ख्याल कि वो दुरुस्त हैं। लीगली अगर देखा जाए तो खुद वो लेटर आ गया सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल का। अब वो जो लेटर आया है उसमें उन्होंने खुद कह दिया कि हम ना तो लिस्ट देंगे ना हमें सीट्स चाहिए। अब वो एक चीज आ चुकी है, ये लीगल प्रोसेस है और इन्हें लीगली डील करना चाहिए था। कोर्ट के अंदर पॉलिटिकल स्टेटमेंट्स के साथ आप कभी भी केस जीता नहीं करते। इसीलिए इनके ज्यादातर जो लॉयर्स हैं वो जानते हैं कि इनका केस बहुत वीक है, और मैं समझता हूं कि एक वीक केस के साथ यही मैंने पहले भी इसका जवाब आपको दिया कि लीगली आप कहेंगे तो इनका कोई राइट नहीं, पॉलिटिकली आप कहेंगे तो इनका राइट है। तो फिर उसके लिए इन्हें फिर पॉलिटिकल डायलॉग का आगाज करना पड़ेगा, पार्लियामेंट के अंदर बैठना पड़ेगा। पार्लियामेंट ही उसका हल भी निकाल सकती है, पार्लियामेंट इन्हें हल दे सकती है, पार्लियामेंट इनकी जमात को बहाल भी कर सकती है, पार्लियामेंट इनकी पीटीआई के अंदर बैठ के दोबारा से सारे प्रोसेस को ठीक भी कर सकती है। दो रास्ते हैं कि आपने, लेकिन आमिर साहब बिल्कुल इसी तरह से है, जो प्रेसिडेंट सेट होगा वो बाकी जमातों पर है, बाकी जमातों को भी उसका सामना करना पड़ेगा। ब्रेक से वापस आएंगे, यहां से गुफ्तगू का आगाज करेंगे। वेलकम बैक नाज़रीन। ब्रेक में जाने से पहले बात हो रही थी सियासी इस्तेहकाम की और माशी इस्तेहकाम की, और इसी हवाले से आपको बताएंगे जिस तरह पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने IMF को खत लिखा है। आहद शाह साहब, आपकी जानिब आऊंगा, क्या राय रखते हैं इस पर? क्या ये इकदाम दुरुस्त है? क्योंकि जो भी गवर्नमेंट बनेगी पहला टारगेट तो IMF है, IMF के पास जाना है। तो क्या ये इकदाम पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का दुरुस्त है? घर की बातें घर में रहती तो ज्यादा अच्छा ना होता?
जी देखें, अगर घर के लोग ठीक होते, घर के लोग इंसाफ करते, तो ये घर की बातें बाहर ना जाती। तो इन्होंने तो पहले ही बाहर वाले के कहने पे ये जो कुछ हुआ इस मुल्क में, तो ये तो बाहर वालों के कहने पे हुआ। तो हम अब ये समझते हैं मुनासिब कि चलो हमारे घर में तो कोई ऐसा रहा नहीं जिससे बात हो सके। तो अब ये जो ले रहे हैं, मज़ीद कर्ज ले रहे हैं, इस आवाम पे जो मज़ीद ये बोझ डाल रहे हैं, तो हम कहते हैं कि हम उनको वार्न कर दें कि भाई आप जिनको पैसे दे रहे हैं ये वो लोग नहीं हैं, ये वो हैं, चोर लोग हैं, ये इन्होंने मैंडेट चोरी किया हुआ है। तो इनका हक नहीं बनता कि ये किसी किस्म के मामलात, स्टेट के मामलात किसी की भी IMF से या किसी भी और जो भी दुनिया में ममालिक है उनसे तय करें, क्योंकि इनके पास ना ये मैंडेट है और ना इनका ये हक बनता है और ना इनका ये फ़र्ज़ बनता है। और दूसरी बात, मेरे इस जो बैरिस्टर साहब इन्होंने बात की परवरिश की, ये देखें इस मुल्क में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का वजूद देख लें और इन दो जमातों का वजूद देख लें, तो मैं कहता हूँ कि आज जो पाकिस्तान के नौजवान में कि उसकी ज़बान में अगर कुछ कड़वाहट है या उसमें कुछ कमी है या उसमें कुछ खामी है, तो इसकी ज़िम्मेदार पाकिस्तान तहरीक इंसाफ नहीं है, इसकी ज़िम्मेदार ये लोग हैं, ये इनकी परवरिश हैं। क्योंकि हम जब से बड़े हुए हैं, हमने जब से सियासत देखी है, तो हमने सियासत में ये चीज़ें देखी हैं। इस ऐवान में ये रवायतें हमने कायम नहीं की, ये अपने गिरेवान में देखे, हमने बिल्कुल अपने गिरेवान देखे हुए, हमने अपनी गलतियों से सीखा है, ये भी अपनी गलतियों से सीखें। ये रवायतें इनकी हैं, ये रवायतें हमारी नहीं हैं। हमने जो देखा है इस ऐवानों में, तो हम उसी को दुरुस्त करने की कोशिश कर रहे हैं। हम यहाँ पर सियासत करने नहीं आए, हम यहाँ पर इक़्तिदार करने नहीं आए। हमें जो हमारे कायद इमरान खान ने हमें जो शऊर दिया हुआ है, क्योंकि मैं स्टूडेंट लाइफ से, मैं इंसाफ स्टूडेंट फेडरेशन का नुमाइंदा हूँ, ठीक है, मेरी जो परवरिश हुई है वो इंसाफ स्टूडेंट फेडरेशन में हुई है, मेरी परवरिश मेरे कायद इमरान खान ने की है। मगर मैंने जो कुछ भी इस मुल्क में देखा, इस माशरे में देखा, उसकी जितनी भी जिम्मेवारी आद होती है वो इन लोगों पे होती है, वो हम पे नहीं होती। क्योंकि हमने जो देखा, इनको हमने देखा, हम इनको देख के बड़े हुए हैं, इनकी जो हरकत थी, इनकी जो सकनात थी, हम उनको देख के बड़े हुए हैं। तो अब ये बात हम पे ना डाले, ये बात इन पे बनती है। इनसे पूछा जाएगा, पाकिस्तान का जवान इनसे पूछेगा कि भाई आप लोगों ने इन 75 सालों में इन दो जमातों ने क्या किया हमारे लिए, जो आज ये उठ के हम पे ही अपनी गलतियां हम पे डाल रहे हैं, अपनी रिवायात की जिम्मेदारी हमको ठहरा रहे हैं। तो इन सब चीज़ों के ज़िम्मेदार यही दो जमातें हैं। क्योंकि हमने सिर्फ और सिर्फ इफ़ाक़ में 4.5 साल हुकूमत की, हमें कोई इक़्तिदार अजीज़ नहीं है। अगर खान साहब को इक़्तिदार अजीज़ होता तो वो असम्बलियाँ ना तोड़ते, वो असम्बलियाँ तहलील ना करते। तो अब ये फ़ैसला ख़ुद कर लें कि इन्होंने क्या करना है और किस तरफ जाना है। ठीक है, आमिर साहब, आप क्या कमेंट करना चाहेंगे इस सारी बात पर? देखिए, पहली बात तो ये है कि इन्होंने कहा कि इक़्तिदार नहीं चाहिए, खान साहब ने असम्बलियाँ इसलिए तोड़ी कि इक़्तिदार नहीं चाहिए। जब उनका इक़्तिदार ख़त्म हुआ था तो तब उन्होंने असम्बलीज तोड़ी थी, असम्बली तोड़ी थी नेशनल असम्बली, और दूसरी इसलिए तोड़ी थी कि उसमें खान साहब को अपना इक़्तिदार नजर नहीं आता था, वो तो अपनी ज़ात के अलावा कुछ देखते नहीं है। दूसरी बात जो मेरे भाई ने की, देखिए पता नहीं आपने कितना बड़ा होना है, आपने खुद मान लिया कि 90s से आपकी परवरिश इमरान खान और तहरीक इंसाफ कर रही है, तो तभी से तो गंद पड़ा है। ये जो 20-25 साल के अंदर पाकिस्तान की सियासत के अंदर गालम गलोच का कल्चर है। कभी आप अपना सोशल मीडिया पे देखिए, हम लोग इधर पोस्ट, कभी हमारे बारे में आप कह ही नहीं सकते कि किसी की पोस्ट पे जाके हम गालम गलोच करें, लेकिन इधर हम लगाते हैं, हमारी पोस्ट लगती है, इधर ये जनाब आ जाते हैं अपनी इनके गालम गलोच ब्रिगेड जो है। और इनकी तरबियत वाकई इमरान खान ने की है। इनकी गालियां, इनका किरदार, इनकी जुबान से झड़ने वाले जो फूल हैं वो सारे जानते हैं कि तरबियत कहाँ से हुई है। अभी हम आपको समझाते हैं कि खुदा के लिए अच्छी बात है आप लोग आए, एक पॉलिटिकल कार्डर आए, लेकिन आज तक तो आपकी जमात जो खड़ी है, आपका जो चेयरमैन है पार्टी का वो भी लोटा है, आपका वाइस चेयरमैन भी लोटा है, आपकी पार्टी का सदर भी लोटा है। तो लोटों पे मुश्तमिल ये जमात है। 90% आपने पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के कैंडिडेट तोड़ के पंजाब से अपने कैंडिडेट बनाए हैं। तो मैं कहता हूं अपना पॉलिटिकल कार्डर बनाएं, लेकिन उनकी पॉलिटिकल ट्रेनिंग करें, उनके दिमागों को वो शादुल्ला के चूहों की तरह बंद ना रखें कि ना वो बात सीखें ना सुने, हर एक को गद्दार कहें, हर एक को चोर डाकू कहें। आपका ये कोई इख्तियार नहीं है। मुल्क के अंदर अदालतें हैं, अदालतें ये फैसला करेंगी। आप तो अभी जुमा 8 दिन नहीं होते और अपने किस्से आप ऐसे सुनाते हैं हीरोइज्म के कि अभी आपको 4 महीने नहीं हुए जेलों के अंदर। तो पाकिस्तान के अंदर ऐसी क़यादतें भी हैं जिन्होंने जुर्रतमंदी के साथ
14 साल ठीक है। जेल काटी है, जिन्होंने जुर्रतमंदी के साथ तख्ता-ए-दार को चुमा है, जिन्होंने जुर्रतमंदी के साथ सीने पे गोलियां खाई हैं। तो मैं समझता हूं अभी आपको नहीं पता कि पाकिस्तान की सियासी तारीख में क्या हुआ है, अभी तो आप पे कोई इस तरह का मामला नहीं आया, लेकिन आइए ठीक अगर है, आप पॉइंट आ गया असेंबली में आमिर आए साहब। हैं, शेख तो साहब आइए आपसे बैठें जाना और ठीक है आमिर गुफ्तगू साहब, करके पॉइंट आ गया। जमहूरियत को मजबूत करें। बिल्कुल, जमहूरियत को मजबूत करना और इस मुल्क को मजबूत करना जरूरी है। शेख साहब, आपके समझते हैं पीटीआई का ये इकदाम दुरुस्त था? और दूसरा, सियासत को सियासत ही रहने देना कितना जरूरी है? अब जो माजी में सारी जमातों से गलतियां हुई उनसे सीख कर आगे बढ़ना कितना जरूरी है अब जमातों के लिए? सबसे बड़ी बात तो लाजमी है कि अगर हमने सिस्टम में रहना है तो सिस्टम के अंदर रह के इसको ठीक करना पड़ेगा। इस वक्त हालात इस कदर ख़राब हैं कि सारी दुनिया हमारा मजाक बना रही है। आप देखिए ना कि मकसद तो था कि ये सारे बात का लोगों की खुशहाली, रोज़गार, ये इस वक्त 9 करोड़ लोग गुर्बत की लकीर के नीचे हैं। मुझे आप बताइए कि खुद पीटीआई में जो आला ओहदों में थे, खुद वो तो हट गए इनसे। अगर इतनी तरबियत हुई, जो सबसे ऊंचे ओहदों में थे, उस्मान बुज़दार थे, असद उमर थे, आपका इस्माइल थे, गवर्नर सिंध, और ये तमाम लोग जो है, ये परवेज़ खटक थे, तो ये क्यों इनसे हट गए? अगर ये जिनको ये सबसे आला ओहदा दे रहे थे, तो कोई तो मेयार होना चाहिए ना। मैं ये समझता हूँ कि ये सिस्टम में अगर हम आपस में रंजिशें ही रखेंगे, आपस में झगड़े ही रखेंगे, कोई देखिए ना, आज भी आप देख लीजिए, वो कह रहे हैं जी हम बहुत सख्त तरीके से करेंगे। मैं तो इनवाइट कर रहा हूं इनको कि आ जाइए, बैठ जाइए। फाइनेंस कमेटी का हम चेयरमैन था, तो मैं इनसे कहता रहा कि कोई आइटम आप लेके आए एजेंडा पे, हम उसको आपके सामने थ्रेड पे डिस्कस करते हैं। इसी तरह जब हम अपोजिशन में थे तो मियाँ शहबाज शरीफ साहब ने, अपोजिशन लीडर, और बिलावल भुट्टो जरदारी साहब ने कहा कि आइए बैठ के चार्टर ऑफ इकॉनमी करें। देखिए, हमारा मुल्क है, हमने तो दुनिया में अपने आप को मजाक बना लिया है। इतना बड़ा मुल्क इंडिया वो कर रहा है, उनके यहाँ तो एक इलेक्शन पे भी कोई इल्जाम नहीं लगता। हमारे तमाम इलेक्शन यही हुआ। चलो इनके हिसाब से कि 2018 का इलेक्शन तो बिल्कुल इनके हिसाब से तो बहुत फेयर था ना। फिर क्या हुआ? क्यों नो कॉन्फिडेंस अगर हो गया तो क्या नो कॉन्फिडेंस कोई आईनी खराबी थी या क्या था? एक्सेप्ट ही नहीं है इनको, तो इक्तदार एक्सेप्ट है। और अगर सिर्फ धरनों की ज़्यादत करने हैं, कितने कितने महीने धरने इसलिए किए गए कि चाइना का प्रेसिडेंट यहाँ आ रहा है। अगर आप मुल्क में इंतशार ही चाहते हैं तो फिर तो कोई और हल नहीं है, सिस्टम खत्म हो जाएगा और फिर वही जो बहुत अरसा चलता रहा है हमारा, वही डिक्टेटरशिप हो जाएगी यहाँ। और मैं कह रहा हूँ कि चाइना ने शो कर दिया ना, उन्होंने तरक्की की है। ये सिर्फ हम अलापते रहे ना जमहूरियत के बहुत बड़े बेनिफिट हैं, ये क्या बेनिफिट है? हमने क्या देखा है जमहूरियत? हमारे लोगों 9 करोड़ बंदा गरीब हो गया, और चाइना की डिक्टेटरशिप ने 60 करोड़ लोगों को गुर्बत से निकाल दिया। ठीक है शेख साहब, वक्त खत्म हो गया, पॉइंट आ गया आपका। इस वक्त मुल्क को सियासी और माशी काम की जरूरत है। गुफ्तगू आपने जानी, फीडबैक दीजिएगा। अल्लाह हाफिज।